Assalamualaikum everyone. Welcome back to Step Medicos. In this video, we will discuss about chronic complication of diabetes mellitus. So let's start our topic. देखिए, नॉन एंजाइमेटिक ग्लाइसिलेशन। तो नॉन एंजाइमेटिक ग्लाइसिलेशन में क्या होता है? देखिए, ये फॉर एग्जांपल एक ब्लड वेसल है, ठीक है, ब्लड वेसल है, ओके। अब जो ब्लड वेसल है, जब किसी का ग्लूकोज का लेवल जो होता है वो लॉन्ग टर्म के लिए ब्लड के अंदर ज्यादा रहता है, तो ये जो ग्लूकोज होती है ये हमारे पास विदाउट एनी एंजाइम, ये जो ब्लड वेसल वॉल होती है, जिसकी जो बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है, वहां पे जाती है डिपोजिट कर देती है। क्या कर देती है? डिपोजिट कर देती है हमारे पास जो ग्लूकोज होती है। जब ये डिपॉजिट करेगी तो अब जो ब्लड वेसल की जो वॉल होगी वो थिक हो जाएगी। क्या होगा? थिक हो जाएगी। थिक हो जाएगी वॉल इसकी। जब इसकी वॉल थिक होगी तो नॉर्मली ब्लड वेसल इलास्टिसिटी होती है, इसकी इलास्टिक होती है ब्लड वेसल। अब इसकी इलास्टिसिटी नहीं रहेगी, ठीक है, इलास्टिसिटी जो भी वो लॉस हो जाएगी। जब इलास्टिसिटी ब्लड वेसल की लॉस हो जाएगी तो अब इसका प्रेशर बढ़ेगा ब्लड का। जब ब्लड का प्रेशर बढ़ेगा तो फिर क्या होगा? यहाँ पे जो एंडोथीलियम, जो एंडोथीलियल लाइनिंग लगी हुई है ब्लड वेसल की, वहां पे जाके वो एंडोथीलियम को जो ब्लड डैमेज करेगा। जब इसको एंडोथीलियम डैमेज होगी, जब एंडोथीलियम डैमेज होगी, देखिए ना, अभी ये ब्लड वेसल है, ठीक है, एंडोथेलियम यहाँ पे डैमेज होगी। जब डैमेज होगी तो यहाँ पे अगर इंटीमा जो इनर मोस्ट लेयर होती है ब्लड वेसल की, वहां पे क्या होगा? कोलेस्ट्रॉल जो होगा वो डिपोजिट करेगा। जब कोलेस्ट्रॉल डिपोजिट करेगा, ये हम बात करें लार्ज ब्लड वेसल और मीडियम साइज की, ठीक है। जब कोलेस्ट्रॉल डिपोजिट करेगा तो उसके ऊपर एक फाइब्रोमस्कुलर, जो फाइब्रोमस्कुलर कैप बन जाएगा, ठीक है, जैसे हम कहते हैं ये हमारे पास क्या बन गया? एथ्रोसाइक्लोटिक प्लाक। एथ्रोसाइक्लोटिक प्लाक, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या होता है? लार्ज और मीडियम साइज ब्लड वेसल के अंदर अगर ग्लूकोज होती है इसकी डिपोजिशन हो जाए तो इसकी वजह से क्या होता है? एथ्रोसेक्लोसिस होता है, ठीक है, एथ्रोसेक्लोसिस। अब देखें, लार्ज और मीडियम साइज ब्लड वेसल इन्वॉल्व कौन सी होती हैं? तो जो हार्ट की ब्लड वेसल इन्वॉल्व होती हैं। हार्ट की हमारे पास कौन सी ब्लड वेसल होती है? क्रोनरी आर्टरी। तो क्रोनरी आर्टरी इन्वॉल्व होगी, जो हम इसे कहते हैं क्रोनरी आर्टरी डिजीज, ठीक है, क्रोनरी आर्टरी डिजीज। अगर इसकी अक्लूजन हो जाए मोर देन 70%, तो फिर क्या होता है? उसको मायोकार्डियल इंफार्क्शन हो सकता है। और मोस्ट कॉमन काज ऑफ डेथ है डायबिटिक पेशेंट के अंदर, मोस्ट कॉमन काज ऑफ डेथ है वो क्या है? मायोकार्डियल इंफार्क्शन। तो ये एमसीक्यूज है, ठीक है, ये एमसीक्यूज है, ओके। कोरोनरी आर्टरी जो होती है वो इन्वॉल्व होती है, इसे कोरोनरी आर्टरी डिजीज हो सकती है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो ब्रेन की ब्लड वेसल होती है, सेरिब्रल वेसल होती है, वो जब इन्वॉल्व होंगी तो उस पेशेंट का स्ट्रोक होगा, स्ट्रोक होने का रिस्क होगा, ठीक है, स्ट्रोक, इस्कीमिक स्ट्रोक हो सकता है। जब उसको वो जो हमारे पास ब्रेन की ब्लड वेसल होगी, जब वो अक्लूड हो जाएंगी मोर देन 70%, तो आगे ब्रेन को ब्लड सप्लाई नहीं होगी। जब ब्लड सप्लाई नहीं होगी तो उसको अस्कीमिया हो जाएगा, ठीक है, इसे हम कहते हैं अस्कीमिक स्ट्रोक। तो अस्कीमिक स्ट्रोक हो सकता है। उसके बाद हमारे पास जो ये पर्सन है, ठीक है, अब ये डायबिटिक, ये हमारे पास क्या है? डायबिटिक पेशेंट है, सॉरी, ये देखिए एक पर्सन है, ओके। अब ये जो है ये डायबिटिक पेशेंट है, इसकी जो पेरिफेरल, जो हमारे पास लिम्ब की जो वेसल्स होती हैं, अब इनकी जो अक्लूजन होगी, जब इनकी अक्लूजन होगी एथ्रोसेक्लोसिस हो जाएगा इनकी, तो आगे ब्लड सप्लाई नहीं होगा। जब ब्लड सप्लाई नहीं होगा तो उसको अस्कीमिया होगा, पेरिफेरल ब्लड वेसल का अस्कीमिया हो जाएगा। जब इसका अस्कीमिया होगा, ठीक है, उसको ब्लड की सप्लाई नहीं हो रही, अस्कीमिया हो गया, अस्कीमिया होगा, देन उसके बाद क्या होगा? अब देखिए, उसके बाद उसकी जो होगी वो इन्फॉक्शन हो जाएगा, वो जो टिश्यू होगा वो डैमेज, नेक्रोसिस हो जाएगी, टिश्यू क्या हो जाएगी? नेक्रोसिस, ओके। अब नेक्रोसिस कौन सी होती है? तो इनके अंदर हमारे पास क्या होती है? हमारे जो कोआगुलेटिव नेक्रोसिस होती है। जब एस्कीमिया की नेक्रोसिस होगी तो हम कहते हैं एस्कीमिया की वजह से नेक्रोसिस हो रही है, तो वो कौन सी होती है? कोआगुलेटिव नेक्रोसिस, ओके। अब कोआगुलेटिव नेक्रोसिस होती है, हम कहते हैं ड्राई गैंग्रीन। ड्राई गैंग्रीन जो हमारे पास लिम्ब की होती है, ड्राई गैंग्रीन हो जाती है, ओके। अब जब ड्राई गैंग्रीन होगी तो अगर ये जो ड्राई गैंग्रीन है, ये जो हमारे पास नेक्रोटिक टिश्यू है, ये फॉर एग्जांपल नेक्रोटिक टिश्यू है ये वाला, ठीक है, अगर इस टिश्यू का जो हो जाए इन्फेक्शन हो जाए, जो हमारे पास लिम्ब में जो टिश्यू था, यहाँ पे ये टिश्यू जो है नेक्रोटिक था, अब इसका हो गया इन्फेक्शन, इसका क्या होगा? इन्फेक्शन। जब इसका इन्फेक्शन होगा तो ये ड्राई गैंग्रीन से किस में चेंज हो जाएगा? वेट गैंग्रीन के अंदर, ठीक है। और फिर उसके बाद हमें क्या करना पड़ता है? इवेंचुअली इसकी एम्पुटेशन करनी पड़ती है। इस जो हमारे पास नेक्रोटिक जो टिश्यू होता है, नेक्रोटिक जो लिम्ब होता है, उसको वहां से हमने रिमूव करना होता है, इसे कहते हैं एम्पुटेशन। तो पेरिफेरल वेस्कुलर डिजीज की वजह से उस डायबिटिक पेशेंट की जो होती है एम्पुटेशन हो जाती है, ठीक है। तो ये पॉइंट आपने याद रखना है। अभी आप देखें, जो लार्ज ब्लड वेसल इन्वॉल्व होती है तो उसके उसमें क्या होता है? एथ्रोसाइक्लोसिस होता है, ठीक है, जिसकी वजह से कोरोनरी आर्टरी डिजीज हो सकती है, सेरिब्रल वेस्कुलर डिजीज हो सकती है, या पेरिफेरल वेस्कुलर डिजीज हो सकती है। एमआई मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ है डायबिटिक पेशेंट के अंदर, ओके। अब देखिए, स्मॉल ब्लड वेसल जो हमारे पास आर्ट्रियोल वगैरह होती है, अगर इनके अंदर होगा, यहाँ पे हमारे पास नॉन एंजाइमेटिक ग्लाइसिलेशन होगी बेसमेंट मेम्ब्रेन में, जो कि वो डिपोजिट करेगी ग्लूकोज। जब ग्लूकोज डिपोजिट करेगी तो जो बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है वो रिमूव हो जाएगा। जब नेगेटिव चार्ज रिमूव होगा तो यहाँ से क्या होगा? यहाँ से ब्लड वेसल के अंदर जो प्रोटीन होती है, क्योंकि प्रोटीन के ऊपर होता है नेगेटिव चार्ज, प्रोटीन के ऊपर क्या होता है? नेगेटिव नेगेटिव चार्ज होता है। तो जब प्रोटीन से यहाँ से नेगेटिव चार्ज होगा और ये बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर भी नेगेटिव चार्ज होता है, ये एक दूसरे को रिपेल करते हैं, इसलिए प्रोटीन जो होती है वो ब्लड के अंदर रहती है, ब्लड वेसल के अंदर।
बट जब ये जो बेसमेंट मेम्ब्रेन होगी ये डैमेज होगी, ये हमारे पास इसका नेगेटिव चार्ज होगा वो लॉस हो जाएगा। जब नेगेटिव चार्ज लॉस होगा तब प्रोटीन इजीली जो भी इसके अंदर डिपॉजिट कर जाएगी। जब ये वॉल के अंदर प्रोटीन जो होगी वो डिपॉजिट करेगी तो फिर क्या होगा उसको हम कहते हैं हाइलाइन आर्टेरियोसेक्युलर। वो वॉल जो होगी वो थिक हो जाएगी। जब वॉल थिक हो जाएगी और उसकी जो होगी हमारे पास इलास्टिसिटी कम हो जाएगी, तो ये हम कहते हैं, इसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं इसे हम कहते हैं हाइलाइन आर्टेरियोसेक्युलोसिस। अगर स्मॉल ब्लड वेसल इन्वॉल्व होती है तो ये हाइलाइन आर्टेरियोसेक्युलोसिस होती है इसमें, ठीक है। तो ये पॉइंट आपने याद रखना है। अब इसमें स्मॉल वेसल होती कौन सी है, तो रेटिनोपैथी होती है हमारे पास। जो रेटिनल वेसल होती हैं, देखें ये हमारे पास आई है तो ये हमारे पास जो रेटिनल वेसल जा रही है, तो ये फॉर एग्जाम्पल एक रेटिनल वेसल है, तो इसमें क्या होता है, ये हमारे पास इसकी एंडोथेलियम लाइनिंग होती है ये वाली रेटिनल वेसल की। ओके, तो ये आपने पॉइंट समझना है। और यहाँ पे इसकी बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है, और बेसमेंट मेम्ब्रेन में यहाँ पे इसके सेल्स होते हैं, हम कहते हैं पेरिसाइट। पेरिसाइट, ओके। अब होता क्या है कि जो ग्लूकोज होती है वो डिपॉजिट कर जाती है इन पेरिसाइट के अंदर। इन पेरिसाइट के अंदर ग्लूकोज होती है वो डिपॉजिट कर जाती है। जब ग्लूकोज डिपॉजिट करती है, नॉर्मली सेल के अंदर इसके अंदर एक एंजाइम होता है, ग्लूकोज होती है जब इसके अंदर डिपॉजिट करती है इसके अंदर एंजाइम होता है, वो इसको कन्वर्ट कर देता है सार्बिटोल के अंदर। इसके अंदर सार्बिटोल के अंदर वो कौन सा एंजाइम है, वो एल्डोज डक्टेज है। एल्डोज रिडक्टेज, जो रेटिनल वेसल की बात कर रहा हूँ, ओके। अब ये जो सार्बिटोल होता है ये इसके अंदर अकामुलेट होता है। जब इसके अंदर अकामुलेट होगा तो ये क्या करता है, हमारे पास वाटर को जो हमारे पास उसको सक कर लेता है। जब इसको सक करेगा ब्लड को, यहाँ पे वाटर को जब वो सक करेगा तो ये जो है इसकी इन्फ्लेम होगा सेल, और सेल जो है वो बस्ट कर देगा, ठीक है। सेल जब बस्ट कर देगा तो अब जो इसकी वाल थी, इसने वाल को प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म बैरियर के तौर पर काम कर रहे थे पैरासाइट, अब जो वाल होगी उसकी थिन हो जाएगी। जब उसकी वाल थिन होगी तो इस तरह एनोरिज्म बनेगा, इस तरह बनेगा एनोरिज्म बनेंगे। जब एनोरिज्म बनेंगे, ठीक है, पहले क्या हुआ, पहले एक्सुडेट हुआ, पहले इसके अंदर जो है वो वाटर जो है इसने सक किया तो एक्सुडेटिव स्टेट आई। सबसे पहली क्या स्टेट आती है, एक्सुडेटिव स्टेट, जब वाटर को इसने सक किया, ठीक है। देन उसके बाद एनोरिज्म हो गया ये वाला, ठीक है। और इसके एनोरिज्म होने के बाद ये रप्चर हो गया। रप्चर होने से क्या होगा, रेटिनल हेमोरेज होगा। रेटिनल हेमोरेज। अब जब इधर से रप्चर होगा तो आगे जो रेटिना को ब्लड की सप्लाई कम होगी, आगे टिश्यू को ब्लड की सप्लाई कम जब कम होती है तो यहाँ से क्या होता है, ये जो एस्कीमिक जो टिश्यू होता है ये रिलीज करता है हमारे पास वेस्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर वगैरह, ठीक है, जो हमारे पास मीडिएटर रिलीज करते हैं। तो जिससे क्या होता है, न्यू ब्लड वेसल की जो फॉर्मेशन होती है, न्यू ब्लड वेसल फॉर्मेशन होती है, ताकि जो इस्कीमिक जो पार्ट है उसको ब्लड की सप्लाई जो होती है वो मेंटेन की जाए, ठीक है। तो ये जब न्यू ब्लड वेसल बनेगी इसे हम कहते हैं प्रोलिफेटिव फेज। तो थर्ड स्टेज क्या आती है, प्रोलिफेटिव, प्रोलिफेटिव फेज, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखना, क्या स्टेज आती है, प्रोलिफेटिव फेज, ओके। प्रोलिफेटिव फेज। तो यहाँ पे क्या हुआ, सबसे पहले क्या एग्जूटिव फेज आती है, देन उसके बाद रेटिनल हेमोरेज होता है, फिर उसके बाद प्रोलिफेटिव फेज आती है, ठीक है। और ये जो प्रोलिफेटिव फेज होती है, देन उसके बाद हमारे पास क्या होता है, तो यहाँ पे आपने याद रखना, फिर उसके बाद क्या होती है, ये हमारे पास प्रोलिफेटिव फेज होती है, ओके। यहाँ पे हमारे पास एक जो स्टेज है वो आप जो होती है वो भी आपने याद रखनी है। तो यहाँ पे पहले माइक्रो एनोरिज्म होती है, तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेज ये होगी, सेकंड हमारे पास होगी एनोरिज्म होगी ये वाली, ठीक है। और थर्ड हमारे पास होती है रेटिनल हेमोरेज, और फोर्थ होती है प्रोलिफेटिव फेज। तो ये आपने याद रखना है, जब रेटिनल ब्लड वेसल डैमेज करती है तो वो किस तरह डैमेज करती है, उसकी स्टेजेस क्या होती है। सबसे पहले आपने याद रखना है इसकी एग्जूटिव स्टेज आती है, देन एनोरिज्म आता है, देन उसके बाद हमारे पास रेटिनल हेमोरेज होती है, और फिर उसके बाद प्रोलिफेशन होती है ब्लड वेसल की, न्यू ब्लड वेसल फॉर्मेशन होती है, ओके। ये तो है रेटिनल वेसल। अब उसके अलावा और कौन सी होती है, तो न्यूरोपैथी, न्यूरोपैथी होती है, ठीक है। अब न्यूरोपैथी में क्या है कि जो हमारे पास जो नर्व को जो ब्लड वेसल, स्मॉल ब्लड वेसल जो नर्व है उसको ब्लड वेसल सप्लाई कर रही है, तो उसके अंदर एथरोसेक्लोसिस हो जाता है। जब उसके अंदर जो हाइलाइन आर्टेरियोसेक्लोसिस होता है, ठीक है, उसकी वजह से इस्कीमिया होने की वजह से जो नर्व को ब्लड सप्लाई देता है, जब ब्लड सप्लाई नहीं होगा तो जो नर्व होगी वो जो होगा उसका जो फंक्शन होगा वो लॉस हो जाएगा, इसे हम कहते हैं न्यूरोपैथी होगी, ठीक है। तो ये भी पॉइंट आपने याद रखना है। उसके अलावा क्या होता है, नेफ्रोपैथी। अब नेफ्रोपैथी क्या होता है, तो ये जो थोड़ा सा पॉइंट समझने वाला, तो देखें ये हमारे पास है जो होती है एफरंट आर्ट्रियोल होती है, ये हमारे पास क्या होता है, गुच्छा होता है किसका, ग्लिमेरुलाई का, ठीक है। देन उसके बाद क्या होता है, इफरंट आर्ट्रियोल होती है, ओके, इसी तरह से होता है, ओके। यहाँ पे देखें ये जो एफरंट आर्ट्रियोल होती है, जब इसकी जो होती है इन आर्ट्रियोल की हमारे पास थिकनिंग होती है तो ये नैरो हो जाती है। जब नैरो होती है तो रेनल ब्लड फ्लो जो होता है वो कम हो जाता है, क्या होता है, कम हो जाता है। जब रेनल ब्लड फ्लो कम होगा तो डिफ्यूज हमारे पास ग्लिमेरुलस, ग्लिमेरुलस होता है, इसका सेक्लोसिस होती है, क्या होती है, ग्लिमेरुलर सेक्लोसिस होती है, ठीक है। तो ये पॉइंट आपने याद रखना है, ग्लिमेरुलर, ग्लिमेरुलर सेक्लोसिस होती है, ठीक है, सेक्लोसिस होती है, ओके। अब देखें ये बट आपने ये पॉइंट याद रखना कि ये जो इफरंट आर्ट्रियोल होती है ना, इफरंट आर्ट्रियोल,
इफरंट आर्टेरियोल, ये एफरंट है, ये ब्लड लेकर आ रही है, ब्लड लेकर जा रही है। इफरंट आर्टेरियोल होती है मोस्टली, ये अफेक्ट होती है किसके अंदर, हमारे पास डायबिटीज की वजह से। तो इसमें क्या होता है, ये इसकी थिकनिंग जब होती है तो ये ज्यादा थिकनिंग होती है एज कम्पेयर टू हमारे पास एफरंट, ठीक है, ये ज्यादा अफेक्ट होती है। जब ये अफेक्ट होगी तो फिर क्या होगा, यहाँ से आगे ब्लड जो होगा, यहाँ से आगे ब्लड सही से पास नहीं कर रहा, तो यहाँ से क्या होगा, हाइपर फिल्ट्रेशन इंजरी होगा। क्या होगा, हाइपर फिल्ट्रेशन इंजरी। अब ये जो हाइपर फिल्ट्रेशन इंजरी है, तो यहाँ से जब इसकी जो प्रेशर ज्यादा है तो हाइपर फिल्ट्रेशन इंजरी होता है। तो पहले सबसे पहले क्या होता है, इसमें जो होता है माइक्रो एल्ब्यूमिनीमिया होता है, माइक्रो एल्ब्यूमिनीमिया होता है, ठीक है। माइक्रो एल्ब्यूमिनीमिया होता है, पहले क्या होता है, जो प्रोटीन लॉस हो रही होती है वो माइक्रो एल्ब्यूमिनीमिया होता है। देन उसके बाद इवेंचुअली क्या हो जाता है, नेफ्रोटिक सिंड्रोम। जब प्रोटीन का लेवल मोर देन 3 ग्राम बढ़ता है तो हम उसे कहते हैं नेफ्रोटिक सिंड्रोम। तो फिर क्या होता है, नेफ्रोटिक सिंड्रोम हो जाती है, ठीक है, जब प्रोटीन ज्यादा लॉस होना स्टार्ट हो जाती है। नेफ्रोटिक, पहले माइक्रोस्कोपिक प्रोटीन लॉस हो रही होती है, देन उसके बाद हमारे पास प्रोटीन बहुत ज्यादा लॉस होती है, तो हम कहते हैं नेफ्रोटिक सिंड्रोम। तो ये हमारा टॉपिक किडनी का है, जो है रेनल सिस्टम का, तो वो हम उसमें देखेंगे डिटेल से। तो यहाँ पे जो पॉइंट समझने वाला है कि अब इसमें क्या होता है, जब भी किसी का डायबिटीज का लेवल, जो सॉरी ग्लूकोज का लेवल ज्यादा होता है, इफेंट आर्टरी जब इसकी अफेक्ट होगी, ये थिकनिंग होगी, नैरो होगी, तो हाइपर फिल्ट्रेशन इंजरी होती है। जब हाइपर फिल्ट्रेशन इंजरी होती है तो इससे क्या होता है, उसको जो होता है वो माइक्रो, पहले होता है माइक्रोप्रोटीन यूरिया, ठीक है, माइक्रोप्रोटीन यूरिया लिखें, ठीक है, माइक्रोप्रोटीन यूरिया, माइक्रोप्रोटीन यूरिया होता है। देन उसके बाद हमारे पास मैक्रोप्रोटीन यूरिया जब होता है तो उसे हम कहते हैं नेफ्रोटिक सिंड्रोम, नेफ्रोटिक सिंड्रोम हो जाता है। अब जब हाइपर फिल्ट्रेशन इंजरी होती है तो यहाँ पे ये जो ग्लिमेरुलाई होती है ये डैमेज करती है। जब ये डैमेज करती है तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आपने याद रखना है कि डैमेज होने की वजह से जो हमारे पास यहाँ पे नोड्यूल, सेक्रोटिक नोड्यूल बन जाते हैं, सेक्रोटिक नोड्यूल बन जाते हैं, ठीक है, सेक्रोटिक नोड्यूल, इसे हम कहते हैं किमलस्टन विल्सन नोड्यूल। तो ये पॉइंट आपने याद रखना है। जो हमारे पास डायबिटिक पेशेंट होते हैं उनके अंदर क्या होता है, किमल, अगर किडनी इन्वॉल्व हो तो उसमें केमलस्टन विल्सन नोड्यूल बन जाते हैं। क्या बनता है, केमलस्टन विल्सन नोड्यूल। तो ये पॉइंट जो है आपने अपने माइंड में रखना है, केमलस्टन विल्सन नोड्यूल, ओके। तो यहाँ पे जो पॉइंट है ये आपने याद रखना है, ठीक है। तो ये हमारे पास जो इसके कनेक्टिव टिश्यू होते हैं उनकी सेक्लोसिस होने की वजह से इसकी जो होती है वो केमलसन विल्सन नोड्यूल बनते हैं। बट जब ये जो हमारे पास वेसल इन्वॉल्व होती है, ये जो वेसल है रेफरेंट आर्टरियोल इन्वॉल्व होती है, तो इसकी वजह से क्या होता है, हमारे पास डिफ्यूज ग्लिमेरुलर सेक्रोसिस होती है, जिसकी वजह से क्या होता है, उसकी जो होती है वो रेनल फेलियर होती है, ठीक है, जिसकी वजह से इवेंचुअली क्या होती है, रेनल फेलियर में जाता है, क्रोनिक रेनल फेलियर में, ठीक है। तो अब देख ले यहाँ पे जो पॉइंट आपने याद रखने हैं, तो यहाँ पे जब एफरंट आर्टियोल इन्वॉल्व होगी तो ग्लिमरोलर सेक्लोसिस होती है, जिससे क्या होता है उस पेशेंट को इवेंचुअली तब वो रेनल फेलियर में जाता है, ठीक है। अब देखें, जब किसी का जो होता है हमारे पास उसकी एफरंट आर्टियोल इन्वॉल्व होती है तो मोस्टली इसमें होती है एफरंट आर्टियोल है, सॉरी, इन्वॉल्व, जो हमारे पास कॉम्प्लिकेशन है इसकी, जो डायबिटिक की है, तो उसकी वजह से क्या होता है, हाइपर फिल्ट्रेशन इंजरी होती है। और यहाँ पे जो होती है हमारे पास ये नोड्यूल बनते हैं, जिसे हम कहते हैं किमस्टन विल्सन नोड्यूल। और इसकी वजह से क्या होता है, हाइपर फिल्ट्रेशन इंजरी की वजह से जो होता है माइक्रो प्रोटीन यूरिया होता है। देन उसके बाद हमारे पास नेफ्रोटिक सिंड्रोम हो जाता है, ठीक है। तो ये पॉइंट आपने याद रखना है, ओके। अब उसके बाद देखें, तो ये था हमारे पास किडनी का। अब नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट इसकी कॉम्प्लिकेशन देखें, ओस्मोटिक डैमेज होता है। तो ओस्मोटिक डैमेज में क्या होता है, तो ये मैंने आपको बता दिया, जो हमारे पास बॉडी के मोस्टली जो टिश्यू होते हैं ना, एक्सेप्ट 2 टिश्यू, ठीक है, मोस्टली जो टिश्यू होते हैं उनके अंदर जब ग्लूकोज डिपोजिट करती है, ये ग्लूकोज है, ग्लूकोज जब डिपोजिट करेगी तो ये कन्वर्ट हो जाती है किसके अंदर, सार्बिटोल के अंदर। अब ये कौन कन्वर्ट करता है, इसको कन्वर्ट करता है एल्डोज, एल्डोज रिडक्टेस, ठीक है। अब ये जो एल्डोज रिडक्टेस है सार्बिटोल में कन्वर्ट करता है, और मोस्टली जो टिश्यू होता है उनके पास एंजाइम होता है सार्बिटोल डिहाइड्रोजिनेज, सार्बिटोल डिहाइड्रोजिनेज। जब ये एंजाइम होता है तो इसको कन्वर्ट कर देता है ग्लूकोज, इसको सार्बिटोल को फ्रुक्टोज के अंदर। अब फ्रुक्टोज जो होती है ये वाटर सॉल्युबल होती है, और ये जो होती है इजीली जो बॉडी से होती है वो रिमूव हो जाती है, ठीक है। तो इससे जो होता है वो पेशेंट को अफेक्ट नहीं होता। बट जो न्यूरॉन है और उसके अलावा हमारे पास जो किडनी है, ठीक है, किडनी के जो टिश्यू है और न्यूरॉन है, इनके अंदर जो होता है हमारे पास क्या होता है, ये जो एंजाइम होता है, ये वाला एंजाइम ये डेफिशिएंट होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, ये जो सार्बिटोल है कन्वर्ट नहीं होता किसके अंदर, फ्रुक्टोज के अंदर। जब ये इसके अंदर कन्वर्ट नहीं होगा तो अब ये डिपोजल कर देगा, जब डिपोजल करेगा तो ये सेल में जब इसका लेवल बढ़ेगा तो ये हमारे पास वाटर को सक करेगा, जब वाटर को सक करेगा तो सेल जो है बस्ट करेगा, जब सेल बस्ट करेगा तो उसको डैमेज करवा देगा, ठीक है। इस तरह किडनी और हमारे पास जो न्यूरॉन होते हैं उनको डैमेज करवा रहा होता है। तो अब देखें, जो होती है ना इसके अंदर, ओके, तो जब हम यहाँ पे देखें, ओस्मोटिक डैमेज होता है सार्बिटोल अकामुलेटिंग आर्गन विद एल्डोज रिडक्टेज
एंड डिक्रीज और एब्सेंट सॉर्बिटोल डिहाइड्रोजिनेज, तो सॉर्बिटोल डिहाइड्रोजिनेज का लेवल कम या एब्सेंट होता है। अब उसके बाद देखें और कौन सी कॉम्प्लिकेशन होती है, इसकी वजह से कॉम्प्लिकेशन क्या होती है, तो उसको न्यूरोपैथी होती है, उसके जो न्यूरॉन्स है, जो उसके न्यूरॉन है वो डैमेज होते हैं। जब उसके न्यूरॉन डैमेज होंगे, क्योंकि वो उसके अंदर क्या उसके अंदर क्या ये फॉर एग्जाम्पल न्यूरॉन है, इसका एक्सोन है, तो उसके अंदर डिपोजिट जो होता है वो लेवल बढ़ जाता है किसका, सार्बिटोल का। सार्बिटोल होता है हमारे पास होता है वाटर को सक करता है, जिसकी वजह से जो न्यूरॉन होते हैं वो डैमेज होते हैं। जब न्यूरॉन डैमेज होंगे तो पेरिफेरल न्यूरोपैथी होगी, ठीक है। मोटर और सेंसरी जो होगा वो उसकी जो हमारे पास जो फाइबर्स होंगे वो लॉस हो जाएंगे। जब उनके फंक्शन लॉस हो जाएंगे तो अब क्या होगा उसको ग्लव्स एंड स्टॉकिंग डिस्ट्रीब्यूशन पे, ठीक है, मोस्टली। अब होता क्या है कि जब ये पर्सन है, ठीक है, पर्सन के ये वाले जो एरिया होते हैं, ये वाले एरिया जहाँ पे वो ग्लव्स पहनता है और यहाँ पे वो सॉक्स वगैरह पहनता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, ये जो एरिया इन्वॉल्व होते हैं, यहाँ की जो जो हमारे पास जो नर्व होती हैं, यहाँ पे जो नर्व फाइबर होते हैं वो डैमेज होते हैं, उनकी मोटर और सेंसरी जो होती है वो लॉस हो जाती है, उनकी जो होती है सेंसेशन, जब उनकी सेंसेशन लॉस होती है तो इसे हम कहते हैं इन एरिया की, उसे हम कहते हैं ग्लव्स एंड स्टॉकिंग डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। न्यूरो पेरिफेरल न्यूरोपैथी, ओके, पेरिफेरल न्यूरोपैथी, और ये कौन से एरिया पे होता है, ग्लव्स एंड स्टॉकिंग रीजन पे, ठीक है। तो ये पॉइंट आपने यहाँ पे याद रखना है, ओके। अब देखें, अब एक पॉइंट आपने याद रखना है कि जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं ना, ठीक है, ये इधर नहीं लिखा हुआ, ठीक है, डायबिटिक जो पेशेंट होते हैं, अब इनकी जो पेरिफेरल न्यूरोपैथी होती है और उसके अलावा उनको जो ब्लड है उसकी सप्लाई भी सही से नहीं हो रही होती, जो उनका लिम्ब होते हैं, जब उनको अगर ब्लड सप्लाई से सही नहीं हो रही होती और पेरिफेरल न्यूरोपैथी होती है, उनकी मोटर और सेंसरी दोनों ही उसके जो सेंस लॉस होती हैं, ठीक है, सेंसरी। अब उसको कोई भी यहाँ पे उसको कोई भी उसको कोई कांटा लगता है या कुछ भी उसको होता है, कोई कट लगता है, तो उसकी वजह से क्या होगा, देखें, उसको फील ही नहीं होता। जब उसको फील नहीं होता तो फिर क्या होता है, यहाँ पे उसको ब्लड की सप्लाई भी कम है, जब ब्लड सप्लाई कम है तो कोई भी जो वाउंड होता है उसका बनता है तो वो उसकी हीलिंग होती है, वाउंड फॉर एग्जाम्पल इसको हो गया, ठीक है, इसकी जो हीलिंग होती है वो जो हीलिंग उसको जल्दी नहीं होती, क्यों हीलिंग होती है वो डिले हो जाती है। उसकी रीजन क्या होती है, क्योंकि ब्लड की सप्लाई नहीं सही से हो रही। जब ब्लड की सप्लाई नहीं होगी उसको न्यूट्रिएंट नहीं मिलता, जब न्यूट्रिएंट नहीं मिलेगा तो उसकी हीलिंग नहीं होती, हीलिंग नहीं होती तो फिर क्या होता है, उसकी जो होती है वो नेक्रोसिस हो जाती है। जब उसकी नेक्रोसिस होगी, उस कॉम्प्लिकेशन में कहता है नेक्रोसिस, और फिर उसके बाद इन्फेक्टिव हो जाती है, उससे वेट गैंग्रीन हो जाती है, फिर उसके बाद हमें क्या कहता है जो लिम्ब है, वो जो एरिया है उसको हमें वो एम्पुटेशन करनी पड़ती है उसकी, ठीक है। तो ये भी आपने पॉइंट यहाँ पे याद रखना है, इसके अंदर नर्व भी इन्वॉल्व होती है, क्योंकि उनको जो होती है जब कट लगता है तो आपने ऐसे जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं उनको आपने जो होता है वो ये लाजमी बताना होता है कि आपने अपने पाँव वगैरह को जो है वो अपने इनको क्लीन रखना होता है, ठीक है। उसके बाद देखें, नेक्स्ट नेक्स्ट हमारे पास देखें ऑटोनोमिक डिजेनरेशन। इसमें क्या होता है कि जो हमारे पास ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम होता है, ये हमारे पास किसको सप्लाई कर रहा है, जो होता है हमारे पास जीआईटी को, जीआईटी को सप्लाई कर रहा है। तो अब इसका जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है ये लॉस हो जाता है, जब ये हमारे पास पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है, देखें जो पैरा चेन होती है, पैरासिम्पैथेटिक चेन होती है, जब ये डैमेज होगी तो अब इसमें होता क्या, जब ये डैमेज होगी तो अब उसकी जो होगी वो स्फिंक्टर जो होता था हमारे पास, ये देखें ये स्टमक है, ठीक है, यहाँ पे जो स्फिंक्टर था, ठीक है, ऐसे फिर स्फिंक्टर था ये वाला, अब ये जो होगा इसकी कंस्ट्रक्शन नहीं होगी, जब ये कंस्ट्रक्ट नहीं करेगा तो फिर यहाँ से एसिड बैक रिफ्लेक्स होगा, जब रिफ्लेक्स होगा तो उसको जर्ड होगी, ठीक है, गैस्ट्रो एसोफेजियल रिफ्लेक्स डिजीज होगी, ओके। उसके अलावा क्या होता है, गैस्ट्रोपेरेसिस होता है। इससे क्या मिला था कि इसकी जो होती है हमारे पास, जब पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो होगा उसका वो नर्व जो होंगी वो डैमेज हो गई है हमारे पास, जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो है वो उसका डैमेज हो गया, ठीक है। तो अब क्या होगा, अब उसका कंट्रोल नहीं देगा, जब कंट्रोल नहीं देगा तो उसकी मोटिलिटी कम हो जाएगी, क्या होगी, मोटिलिटी। जब मोटिलिटी कम होगी तो फिर क्या होगा, उसे हम कहते हैं उसको मोटिलिटी कम हो गई है, तो फिर क्या होता है, फिर उसमें जो होता है उसको मोटिलिटी कम होने की वजह से उसको डायरिया होता है, ठीक है, उसकी अब्जॉर्प्शन सही से नहीं हो रही, उसको डायरिया होता है, ओके। डायरिया होती है और वॉमिटिंग होती है, इसे हम कहते हैं गैस्ट्रोपेरेसिस। डायरिया होती है, वॉमिटिंग होती है, डिक्रीज मोटिलिटी, और गर्ड होता है जीआईटी में। उसके अलावा क्या होता है, उसके अलावा आपने देखना है इसको कैटरैक्ट भी होता है, इन पेशेंट को होता है कैटरैक्ट। तो जो लेंस होते हैं, ये फॉर एग्जाम्पल लेंस है, तो लेंस के अंदर क्या होता है, नॉन एंजाइमेटिक ग्लाइसिलेशन हो जाती है किसकी, ग्लूकोज की। जब ग्लूकोज की एंजाइमेटिक ग्लाइसिलेशन होती है तो उसकी क्या होता है, वो डैमेज होता है, इसे हम कहते हैं कैटरैक्ट, कैटरैक्ट, ओके। तो ये पॉइंट आपने यहाँ पे याद रखना है। तो अभी आप देख लें, जो हमने चीजें पढ़ी हैं इसकी लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन, तो वो आपने याद रखनी है। स्मॉल वेसल इन्वॉल्व होती है, इसके अंदर ग्लूकोज डिपोजिट करती है, तो हाईलाइन आर्टेरियोस्क्लेरोसिस होती है, जिसमें हमारे पास कौन कौन सी वेसल इन्वॉल्व होती है, रेटिनल वेसल जिसे रेटिनोपैथी होती है, जो हमारे पास जो न्यूरो जो नर्व को वेसल सप्लाई कर रही होती है वो जब इन्वॉल्व होती है, जो न्यूरोपैथी होती है, ठीक है, और नेफ्रोपैथी होती है। लार्ज वेसल इन्वॉल्व होंगे तो कोरोनरी आर्टरी डिजीज होती है, सेरिब्रल वेस्कुलर डिजीज होती है, और पेरिफेरल वेस्कुलर डिजीज होती है, ओके। अब मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ क्या है, एमआई, ठीक है। ऑस्मोटिक डैमेज से क्या होता है, सार्बिटोल जब कलेक्ट होता है तो वो हमारे पास जो वाटर को होता है वो सक करता है, जिसकी वजह से क्या होता है, न्यूरोपैथी होता है, मोटर एंड सेंसरी लॉस होते हैं। कौन से एरिया पे हमारे पास लॉस होते हैं, पेरिफेरल जो लिम्ब होते हैं, ठीक है, पेरिफेरल एरिया होते हैं लिम्ब के, ठीक है, तो उसमें ग्लव्स एंड स्टॉकिंग डिस्ट्रीब्यूशन पे। और ऑटोनोमिक डिजेनरेशन होता है, जो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम होता है
तो वो डैमेज होता है, जिसकी वजह से क्या होता है हमारे पास पेशेंट को GERD होती है, गैस्ट्रोपेरेसिस होता है, जिसमें हमारे पास वोमिटिंग और उसको जो होता है वो डायरिया होता है, ठीक है, डायबिटिक डायरिया। कैटरेक्ट होता है। और एक पॉइंट आपने याद रखना है कि ये जो हमारे पास सिंपैथेटिक चेन होती है ये भी डैमेज होती है। तो ये जो ब्लड वेसल्स हैं इनकी टोन को मेंटेन करती है, टोन को मेंटेन करती है, तो अब क्या होगा, अब इनकी टोन मेंटेन नहीं होगी तो पेशेंट को जो होगा वो हाइपोटेंशन भी हो जाएगा, ठीक है, हाइपोटेंशन, हाइपोटेंशन। जब इसका इन्वॉल्व हो जाएंगे हमारे पास जो सिंपैथेटिक चेन भी इन्वॉल्व हो जाएगी, तो पेशेंट को डायबिटिक, पेशेंट को हाइपोटेंशन भी हो जाएगा, ठीक है। और ये क्यों होता है, क्योंकि सिंपैथेटिक चेन होती है वो भी जब डैमेज होती है, जब वो डैमेज होगी तो अब उसका जो होगा वो ब्लड वेसल की जो टोन होगी मेंटेन नहीं रहेगी। जब मेंटेन नहीं रहेगी तो उसको जो होगा वो हाइपोटेंशन हो जाएगा। तो ये भी पॉइंट आपने यहाँ पे याद रखना है। तो ये था हमारे पास क्रोनिक कॉम्प्लिकेशन ऑफ डायबिटीज मेलाइटिस। बाकी जो है जो बाकी जो वीडियोस थी, लास्ट वीडियो थी, उनके अंदर मैंने इसकी अक्यूट कॉम्प्लिकेशन और बाकी सारी डिटेल करवा दी थी। अब नेक्स्ट जो है हम इसका ट्रीटमेंट करेंगे, ठीक है, जिसकी फार्माकोलॉजी है। और फिर उसके बाद हम नेक्स्ट जो है वो हमारे पास एड्रिनल ग्लैंड की तरफ चलेंगे। थैंक यू सो मच।